दोस्तों, एक लड़का के भारी एक्सीडेंट हो जाता है। भारी एक्सीडेंट होने के बाद उस लड़के ने पूर्ण रूप से घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसके गांव के एक भारी अस्पताल था। वहां पर लड़के को ले जाने के लिए लोग कहते हैं तो लड़के के पिता ने कहने लगते हैं कि मैं उस अस्पताल में नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। इधर लड़के की जान जा रही है और उधर पिता के जिद अपने यही है कि मैं उस अस्पताल में नहीं जाऊंगा। आखिर उस अस्पताल में नहीं जाने का कारण यही था कि उसी अस्पताल में उस लड़के के बीवी और उस पिता के बहू उसी अस्पताल में डॉक्टर के काम कर रही थी। लोग उन्हें बहुत समझाते हैं पर वो नहीं मानते हैं। न मानने के कारण उसके बेटे की हालत और बिगड़ती जा रही है। बिगड़ने के बाद कुछ देर बीतने के बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। दोस्तों, इस कहानी में न जाने के कारण क्या है, आप लोग कहानी में बने रहे और कहानी को सुनने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की, जहाँ पर लड़के के नाम सागर होता है और लड़की के नाम दिव्या होता है। सागर पढ़े लिखे एक लेखपाल के नौकरी करता था और दिव्या से उसका शादी तय हो जाता है। शादी तय होने के बाद दिव्या से उसकी शादी हो जाती है। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी जीने लगते हैं और उसके घर वाले भी खुश रहते हैं। घर में खुशी की माहौल छा जाती है। जब 3-4 महीना बीतता है तो सागर के पिता से किसी ने कह देता है कि आपकी बहू पढ़ी लिखी नहीं है, आपके बेटे की शादी धोखा से हुआ है। इस बात को सुनने के बाद लड़के के पिता के मन में दहेज के एहसास होने लगता है कि पढ़ाई को सुनकर मैंने 1 रुपया दहेज नहीं लिया। कुछ दिन बीतने के बाद सागर के पिता ने दिव्या से कहते हैं कि तुम अपने मायके से अपना सारा डॉक्यूमेंट मंगवाओ, तुम्हारा एडमिशन कराना है कोई कोर्स कराने के लिए। इस बात पर दिव्या कहती है कि पिता मैं तो 12वीं पास हूँ। तभी सागर के पिता ने कहने लगते हैं कि तुम्हारे पिता ने हमसे बहुत बड़ा गद्दारी किया है, मुझसे झूठ बोलकर शादी किया है कि मेरी बेटी बीएससी की हुई है। आज तुम बोल रही हो कि मैं 12वीं पास करूं। 12वीं पास के कहाँ पर कौन सी नौकरी मिलेगी। इस बात को सुनने के बाद भी दिव्या कहती है पिताजी अगर आपके मन है तो मेरा एडमिशन आप करा देंगे तो मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ। तभी सागर के पिता बोलते हैं कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम्हें मैं 10 बरिस पढ़ाऊँ और 10 बरिस के बाद आपको 10 जॉब दिलवाऊँ। इतना बात सुनने के बाद दिव्या गुस्सा में आ करती है कि क्या मेरे पिताजी दहेज नहीं दिए हैं तो क्या मुझे नौकरी दिलाकर आप दहेज सधाएंगे क्या। इतना बात जब सागर के पिता सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ, तुझे हमारे घर से जाना पड़ेगा वरना तुझे डिग्री लाना पड़ेगा, नहीं तो 5 लाख रुपया लाना पड़ेगा। तभी दिव्या इस बात को सुनने के बाद दुखी हो जाती है और अपने पिता के पास फोन करके सारी बात बताती है। जब अपने पिता को सारी बात बताती है तो
उसके पिता कहने लगते हैं कि ठीक है बेटी, मैं आ रहा हूँ 2 दोस्तों के साथ। दिव्या के पिता 2 दोस्त और दिव्या के पिता सागर के पिता के पास जाते हैं तो सागर के पिता उनसे झाड़ झाड़ कर बात कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप धोखेबाज हैं। मुझसे धोखा करके आप अपने लड़की के शादी मेरे लड़के से किए हैं, जो आज मेरा लड़का पढ़ लिख कर एक सरकारी नेकपाल है, जहाँ पर तुम्हारी लड़की 12वीं पास है। इस बात को सुनने के बाद भी दिव्या के पिता कहते हैं कि जाने दीजिए भाई, क्या हुआ। अगर आप पढ़ाने चाहेंगे तो मेरी बेटी को पढ़ा सकते हैं। फिर से उनके पिता ने फिर से सागर के पिता झाड़ कर बोलने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी आऊँगा और जब दिलाऊंगा। फिर से दिव्या के पिता के साथ में 2 दोस्त आए थे। उनमें से एक दोस्त बोलते हैं कि जाने दीजिए भाई, आज के ज़माने या पहले के ज़माने में शादी विवाह में थोड़ा झूठ लोग बोलते हैं। क्या सच बोलकर किसी के शादी थोड़ी होता है। इस बात पर सागर के पिता खड़े हो जाते हैं और तर्स में आकर कहने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को मेरे घर से ले जाओ, वरना मुझसे बात नहीं करो। तुझे मैं देखना नहीं चाहता हूँ। इस बात पर दिव्या के पिता कहते हैं कि मैं तो अपनी बेटी को ले जाऊंगी, वरना हमारी बदगुआ और हमारी बेटी के बदगुआ अगर आपको लगेगी तो आपके जिंदगी जीना हराम हो जाएगा। तभी भी सागर के पिता कहते हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, मेरे घर से अपनी बेटी को ले जाओ। दिव्या के पिता अपने बेटी को घर लाते हैं। घर लाने के बाद दिव्या कहती है कि पिताजी 3 साल के तो बात है, जाने दीजिए, एडमिशन करा दीजिए, मैं जब कोर्स पूरा कर लूँगी तो उसके घर चली जाऊँगी। तभी दिव्या के पिता बोलते हैं कि नहीं बेटी, उस घर में नहीं जाना है तुमको, पहले तुम पढ़ाई करो, उसके बाद देखा जाएगा। दिव्या के पिता ने दिव्या को पढ़ने के लिए कोई बड़ा शहर में भेज देते हैं, जहां दिव्या पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है। डॉक्टर बनने के बाद जब घर पर आती है तो दिव्या के गांव में एक बड़े अस्पताल होता है, जहां पर दिव्या डॉक्टरी के मरीजी को देखने लगती है और बड़ी ही जिम्मेदारी पूर्वक से मरीजी को देखती है और बड़ी ही सरल स्वभाव से अस्पताल में रहने लगती है और उससे मरीजी जाने लगते हैं और सही से इलाज करने के कारण उससे बहुत तेजी से लगाव हो जाता है और अपना जान पहचान लंबा बना लेती है। दिव्या खुशी खुशी जीने लगती है। अभी एक दिन सागर अपने तहसील पर जा रहा था अपने बाइक से, तभी उसे भारी एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसके बाइक टूट जाती है और पूर्ण रूप से वो सागर घायल हो जाता है। घायल होने के बाद उसको अस्पताल ले जाने के लिए जब लोग कहते हैं तो उसके पिता कहने लगता है कि मैं उस अस्पताल में नहीं जाऊंगा और उसके बेटी के एहसान मुझको नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि अरे भाई, आपके बेटा मर जाएगा, आप अपने बेटे के दुश्मन क्यों बने हैं। इस बात को सुनने के बाद भी उस लड़के के पिता ने यही बात कहते हैं कि मर जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन मैं उस अस्पताल में नहीं जाऊंगा, उसका शक्ल नहीं देखूंगा। इतना बात कहते कहते जब आधा घंटा बीत जाता है
तो सागर की आंखें बंद हो जाती है और सागर और सीरियस रूप ले लेता है। तभी उसके अड़ोस पड़ोस के लोग उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर उसे रेफर कर दिया जाता है। तब उन्हें तीसरे अस्पताल में ले जाते हैं, वहां पर भी उन्हें रेफर कर दिया जाता है। रेफर करने के बाद लास्ट में उसे यहीं आना पड़ता है, जहां पर दिव्या डॉक्टरी करती थी। जब इस अस्पताल में आते हैं तो दिव्या पूछती है कि अरे भाई ये कौन है। तभी सागर के छोटा भाई बोलता है कि भाभी ये भैया है। तभी दिव्या सागर के मुंह पर से रुमाल हटाती है तो देखकर रोने लगती है। रोने के बाद वो सभी डॉक्टरों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद सागर को ट्रीटमेंट करने के लिए शुरू कर देती है। जब सागर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, सागर के तबीयत में कुछ परिवर्तन होने लगता है। जब परिवर्तन होने लगता है तो सागर के हालत कुछ ठीक होने लगता है। जब सागर के 2-3 दिन इलाज होने के बाद कुछ समस्या दुख ठीक हो जाती है तो वहाँ के कुछ डॉक्टरों ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कोई बड़ा अस्पताल में भेज देते हैं, जिस अस्पताल के नाम था मेडिकल कॉलेज। आप लोग जानते ही होंगे कि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए पैरवी या जान पहचान होना चाहिए, नहीं तो सही से इलाज नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज में दिव्या के जान पहचान के डॉक्टर थे और जाने से पहले ही दिव्या वहां के डॉक्टरों से बात कर ली और एम्बुलेंस में जब सागर को ले जा रहे थे तो उसी एम्बुलेंस में दिव्या भी बैठकर और अस्पताल में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जाती है, जहां पर सागर के ऑपरेशन हो जाते हैं। जब सागर 2-3 दिन बाद होश में आता है तो सागर दिव्या के हाथ पकड़ के रोने लगता है। अपने बेटे के रोते देखकर सागर के पिता भी रोने लगते हैं और रोते रोते आते हैं और सागर के हाथ और दिव्या के हाथ में थमा देते हैं। थमाने के बाद कहने लगते हैं कि बेटा मुझे माफ कर दो। तभी दिव्या कहती है कि आप कैसे बात कर रहे हैं पिताजी, जो होता है सही होता है, आप वैसा नहीं किए होते तो आज मैं इस पद पर नहीं होती। उसके बाद दिव्या सागर को छुट्टी कराती है। छुट्टी कराने के बाद एक गाड़ी में बैठकर आती है। रास्ते में दिव्या के घर था तो वहां पर दिव्या उतर जाती है। उतरने के बाद सागर के पिता कहने लगते हैं कि अरे क्यों तुम उतर रही हो, तुम मेरे घर चलो सागर को देखभाल करने के लिए। तभी दिव्या कहने लगती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने बिना मायके के परमिशन आपके घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपना घर जाने दीजिए। इस बात को सुनने के बाद सागर के पिता अपना गाड़ी चालू कर देते हैं और अपने घर जाते हैं। जब अपने घर जाते हैं तो अपने बेटे को गाड़ी से उतार देते हैं और गाड़ी से उतारने के बाद सागर के पिता और मम्मी दिव्या के घर आते हैं। घर आते ही दिव्या के पिता के गले लग जाते हैं सागर के पिता और कहने लगते हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई। और सागर के मम्मी भी कहने लगती है कि भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई।
जिस गलती का एहसास आज भी मुझे हो रहा है कि दहेज सब कुछ नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद मुझे ये महसूस होता है कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा दहेज के लोभी लोग हैं जो अपने गलती के एहसास उसे बाद में होता है और उसके साथ साथ पछतावा भी होता है। लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद कमेंट में अपना राय ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक हाउसवाइफ का हौसला और बढ़ता रहे। तब तक के लिए राधे राधे।